हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का इतिहास। तो उसी में हम आगे शुरू करते हैं आज। कंप्यूटर का इतिहास। लास्ट क्लास में हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कंप्यूटर बनाए, उनकी स्टूडेंट थी, उसकी क्या उसने क्या हेल्प की थी और किस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर है वो आया। उसके बाद यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ही बात करेंगे हम। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हार्वर्ड ए एकन। व्यक्ति का नाम क्या था? हार्वर्ड ए एकन। जब बात चल रही थी हार्वर्ड सभी विषयों में कंप्यूटर से संबंधित, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी क्या चल रही थी कि कंप्यूटर को हम किस तरीके से नई दिशा दे सकते हैं, क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति थे वही विश्वविद्यालय में जिनका नाम था हार्वर्ड ए एकन। इन्होंने 1942 ईस्वी में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा मार्क फर्स्ट। इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या रखा? मार्क फर्स्ट। ये विश्व का पहला कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट था। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक था या मैकेनिकल था? वास्तव में ये ना इलेक्ट्रॉनिक था पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से मैकेनिकल था। ये था विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, विद्युत यांत्रिक, या इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। यानी कि ना तो पूरी तरीके से मेरा क्या था, इलेक्ट्रिकल था, ना पूरी तरीके से मैकेनिकल था। तो इसका नाम दिया गया विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, और इसका नाम क्या था? मार्क फर्स्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर क्या होगा? मार्क फर्स्ट। इसकी जो साइज थी, इसकी जो लंबाई थी वो थी लगभग 50 फीट, लगभग 50 फीट, और जो उसकी ऊंचाई थी वो थी 8 फीट लगभग। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो 50 फीट लंबा हो और 8 फीट ऊंचा हो, और ऐसा एक कंप्यूटर बनाया गया जो कौन सा था मेरा, उसका नाम दिया गया मार्क फर्स्ट। इसके बाद, मार्क फर्स्ट के बाद हमारे पास एक और नया कंप्यूटर आया जिसको बोलते हैं इनिक। हमारे पास एक और कंप्यूटर से हमारा परिचय करवाया गया जिसका नाम था इनिक। इन्हें कंप्यूटर में से ये कंप्यूटर का नाम है, इसमें से ज्यादातर 80% चांसेस होते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और ये 3 है, इनिक, एडवेक और यूनिवेक। तो इनमें से ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इन्हीं की फुल फॉर्म क्या होती है? ई का इलेक्ट्रॉनिक, एन का न्यूमेरिकल, आई का इंटीग्रेटर, ए का एंड कैलकुलेटर। ये क्या है? फुल फॉर्म है। इसको बनना था अपना 1946
1946 में 1946 में एक कंप्यूटर आया मार्केट में जिसका नाम रखा गया ENIAC। ये कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जो पूरी तरीके से क्या था, विद्युतीय था या इलेक्ट्रॉनिक था, पूर्ण रूप से विद्युत कंप्यूटर, यानी पूरी तरीके से बिजली पे चलने वाला ये कंप्यूटर है वो हमारे पास जो आया मार्केट में सबसे पहले कौन सा था, ENIAC। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो मार्क फर्स्ट था। और यह पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ENIAC। इसमें जो प्रोसेसर के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। हिंदी में इसे निर्वात बल्ब भी बोलते हैं, निर्वात बल्ब इसे बोला जाता है। ये टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग के लिए काम में ली गई थी। तो पहले हमारे पास मार्क फर्स्ट आया 1942 में, फिर 1946 में हमारे पास आया ENIAC। अब कंप्यूटर की जो है एक, अगर कोई कंप्यूटर है उसमें कुछ समस्याएं हैं तो उस समस्या को हल करते हुए क्या किया गया, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा गया। जैसे हमारे फोन में कोई भी अपडेट आता है तो कुछ बग एरर वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करके फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। सेम वही था कि मार्क फर्स्ट में जो कमियां थी उनको दूर करते हुए ENIAC बनाया गया। ENIAC में कुछ कमियां थी या फिर और ज्यादा फैसिलिटी या सुविधाजनक बनाने के लिए एक और कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था EDVAC। एक और कंप्यूटर बना जिसका नाम था EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC की फुल फॉर्म क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हमारे पास आया 1949 ईस्वी। पहला कब आया था, 1942, फिर 46, फिर 49 में। इसको जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। EDVAC कंप्यूटर किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। तो इसमें ऐसी कौन सी जो कमियां थी जिसको पूरा करते हुए EDVAC को बनाया गया, तो ये कंप्यूटर है वो स्टोर प्रोग्राम पर आधारित था। स्टोर प्रोग्राम पर आधारित। स्टोर प्रोग्राम पे आधारित मतलब ये कंप्यूटर जो है इसमें ये फैसिलिटी थी कि ये डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। अभी तक हमारे पास जितने भी पुराने कंप्यूटर थे उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके। EDVAC के बाद ही हमारे कंप्यूटरों में वो सुविधा आई कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी मेंटेलिटी के साथ है वो किसको बनाया गया था, EDVAC को बनाया गया था। हमने मेमोरी के जो लेसन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था रैम कॉन्सेप्ट। रैम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मेरा प्रोसेसर है और आगे कोई भी ये मेरी सेकेंडरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क या कुछ भी और हो सकता है, तो यहां से डेटा अगर मुझे प्रोसेसर के पास लाना है तो वो काम कौन करेगा, मेरा रैम करेगा। रैम क्या करेगा,
कोई भी जो सेकेंडरी डिवाइस है वहां से डेटा पिकअप करेगा, फिर एक्सेस करके किसको प्रोवाइड कराएगा, प्रोसेसर को, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अगर मेरा रैम नहीं है तो मैं बाकी कोई भी दूसरी मेमोरी को काम में नहीं ले सकता। तो ये सिद्धांत भी हमें किस कंप्यूटर के द्वारा मिला, 8-वे कंप्यूटर के द्वारा ये सिद्धांत हमें मिला। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि तीन कंप्यूटर हम पढ़ लिए हैं, मार्क फर्स्ट, इनिएक, 8-वे। इसके बाद एक और कंप्यूटर आया जिसका नाम है यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारे पास कब आया, ये आया मार्केट में 1951। मार्केट में नहीं, एक तरीके से बन के तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था या प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल 8-वेक जो था, सॉरी यूनिवेक जो था वो मेरा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर अर्थात किस पे कार्य करता था, 0 व 1 पे कार्य करता था, या बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी भाषा। ऐसा कंप्यूटर जो किस पे कार्य करता था, 0 और 1 पे कार्य करता था या बाइनरी भाषा पे कार्य करता था। यही कंप्यूटर मेरा प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। व्यावसायिक कंप्यूटर मतलब कि इसे बिजनेस पर्पज के लिए इस कंप्यूटरों को काम में लिया जा सकता था। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवेक। और अगर ये आता है कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवेक हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर की पीढ़ियां। पीढ़ियां क्या होती हैं, पीढ़ियां जब एक टेक्नोलॉजी की जगह कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ले लेती है, तो वो एक तरीके से उसी के आधार पे कंप्यूटर की पीढ़ियों को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें हमारी पीढ़ी, तो हमारी पीढ़ी कैसे होगी, पहले हमारे दादा की पीढ़ी थी, फिर पापा की, फिर हमारे बच्चों की। तो ये क्या चलती रहती है, पीढ़ी चलती रहती है। तो बोलते हैं ना कि ये उनका जमाना था, अब हमारा जमाना है। तो उसी तरीके से पहले जो टेक्नोलॉजी थी कंप्यूटर में वो दूसरी थी। जैसे ही मार्केट में किसी दूसरी टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ली, तो वहां से एक नई पीढ़ी या एक नई जनरेशन है वो स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी जो थी वो मेरी थी 1942 से लेके 1954। प्रथम पीढ़ी कहां से कहां तक थी, 1942 से लेके 1954। इसमें प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। वैक्यूम ट्यूब होती क्या थी, ये कांच का फिलामेंट होता है, एक कांच का फिलामेंट होता है। इसका दूसरा नाम हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि इसको निर्वात बल्ब भी बोलते हैं।
क्या था वास्तव में, जैसे इस तरीके से हमारा बल्ब होता है, यहाँ पे वायर होते हैं और यहाँ पे क्या लगी रहती है, स्प्रिंग लगी रहती है। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पे स्प्रिंग की बजाय इन्होंने क्या लगा दिया, कुछ वायर लगा दिया, और ये क्या थी, मेरी वैक्यूम ट्यूब। इस तरीके से ऐसे सिद्धांत पे ये काम करती थी। प्रोसेसर के लिए किसको काम में लिया जाता था, वैक्यूम ट्यूब को, जो क्या होता था, एक कांच का फिलामेंट होता था। इस जनरेशन में मेमोरी के रूप में या डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेरी मेमोरी थी वो थी मेरी पंच कार्ड। पंच कार्ड हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पंच कार्ड या गत्ते का एक कार्ड होता है जिसे जोसेफ जैक्वार्ड ने बनाया था, और सबसे पहले यूज किया था जोसेफ मेरी ने और चार्ल्स बेबेज ने। तो एक गत्ते का कार्ड होता है जिसपे छिद्र बना के क्या किया जाता था, डेटा को स्टोर किया जाता था। तो वो पंच कार्ड इसमें मेरा मेमोरी का साधन था। इसके बाद बात करते हैं इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। जो प्रथम पीढ़ी में बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिटेल में हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बता देता हूं कि प्रोसेसर को एक बैच के रूप में कुछ कार्य दिए जाते हैं, प्रोसेस दी जाती है, जिन्हें उसको पूरा करना होता है, उन प्रोग्राम को उसे रन करना होता है। जैसे ही किसी प्रोग्राम में कोई भी एरर आते तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है और नेक्स्ट प्रोग्राम पे चला जाता है। ये होता है मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेसर के लिए वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी, मेमोरी के लिए पंच कार्ड, और ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो भाषा थी मेरी, भाषा काम में ली गई थी मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कौन सी होती है, 0 व 1। 0 और 1 की भाषा में ये काम करता है। जो 0 और 1 की भाषा है इसको मशीनी भाषा, या दूसरा इसको बोलते हैं बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये मेरी लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, या आप बोल सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा होता क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। एक कंप्यूटर होता है, दूसरा एक यूजर होता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज वो मेरी यूजर के ज्यादा क्लोज है तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी, लो लेवल। लो लेवल जिसको कंप्यूटर तो आसानी से समझ सकता है लेकिन इंसान को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, मेरी लो लेवल लैंग्वेज। इसी के दूसरी तरफ बात करें, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के ज्यादा क्लोज हो, सॉरी इंसान के ज्यादा क्लोज हो, जिसे इंसान तो आसानी से समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर भी समझ सकता है, उसको कन्वर्ट करने के बाद, जो कि हमारे जो कन्वर्टर होते हैं, अनुवादक होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो काफी वो कॉम्प्लेक्स उनका आर्किटेक्चर होता है जिसके द्वारा उनको चेंज किया जाता है। तो अगर ह्यूमन के ज्यादा क्लोज है तो उसको बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो मशीनी लैंग्वेज थी वो मेरी, वो क्या थी, कंप्यूटर के ज्यादा क्लोज थी, इंसान को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कठिनाई होती थी, तो वो मेरी किस तरीके की लैंग्वेज थी, लो लेवल वो मेरी लैंग्वेज थी। इस पीढ़ी के अंदर जो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर आए वो थे मेरे इनिएक, एडवेक और यूनिवेक। इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, इनिएक, एडवेक और यूनिवेक। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर
क्या काम में लिया गया था प्रोसेसर के रूप में? तो वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी के लिए क्या काम में लिया गया था? पंच कार्ड यूज में लिया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन पूरी तरीके से बेच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास प्रथम पीढ़ी में नहीं आया था। भाषा थी मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज, जो कैसी होती है? लो लैंग्वेज होती है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको इनमें से मिल जाएगा और बाकी तीन है वो आपको दूसरे मिल जाएंगे, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये हो गई मेरी प्रथम पीढ़ी यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी हमारी कब पूरी हुई थी? 1954। तो ये कहां से स्टार्ट होगी? 1955 से। कई जगह पे ये होता है कि प्रथम पीढ़ी 1955 तक बताते हैं, कोई 54 तक बताता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी एक दिन में या एक सेकंड में बदलती नहीं है, थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो 54 भी सही है और 55 भी सही है। तो कहां तक चली? 1964 तक। 1964 65 एक ही बात। इस पीढ़ी में जो मेरा प्रोसेसर आया वो कौन सा था? प्रोसेसर के रूप में इस पीढ़ी में काम में लिया गया ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की गणनाएं करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी वो ली गई थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को काम में क्यों लिया गया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस क्यों किया गया? इसके पीछे क्या था? जो मेरी वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब, इसके कुछ बैकलॉग थे, कुछ कमियां थी। क्या थी? ज्यादा गर्म होना। ये गर्म है वो जल्दी हो जाती थी, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करती थी, ठीक है, जिससे इसको ठंडा रखने के लिए और बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, फैन, कूलर, एसी वगैरह, वो बहुत ज्यादा मात्रा में इसको आवश्यकता होती थी। दूसरा, फ्यूज बहुत जल्दी हो जाते थे। फ्यूज होना, बार बार क्या होता? वैक्यूम ट्यूब है, बार बार क्या हो जाती? फ्यूज हो जाती। उसके बाद उसे क्या करना पड़ता? रिप्लेस करना पड़ता या बदलना पड़ता। तो इन दो प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, कमियों को देखते हुए, नई जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी वो थी मेरी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को दो महान व्यक्तियों ने बनाया जिनका नाम था विलियम शाक्ले और जॉन वार्डिन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम शाक्ले, व जॉन वार्डिन। विलियम शाक्ले और जॉन वार्डिन ने क्या किया? मेरा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कब किया था? सेकंड जनरेशन में। अब पहले वैक्यूम ट्यूब काम में लेते थे, अब क्या काम में लेने लगे? ट्रांजिस्टर। तो प्रोसेसर में कुछ बदलाव हुए, तो मेमोरी में भी क्या हुए? कुछ बदलाव हुए थे। तो मेमोरी के रूप में इस पीढ़ी में हमारे पास आया मैग्नेटिक कोर। अभी तक हम क्या काम में ले रहे थे? पंच कार्ड काम में ले रहे थे। अब हम क्या काम में लेने लगे? मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर क्या होता है? एक चुंबकीय धातु से डेटा को स्टोर करना, चुंबकीय धातु पद्धति से या चुंबकीय पद्धति से डेटा को स्टोर करना की टेक्नोलॉजी वो हमारे पास स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी नींव रखी जा चुकी थी। किसके रूप में? मैग्नेटिक कोर के रूप में। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच
ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये बोल सकते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में पूर्ण रूप से हमारे पास बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ चुका था। क्या होता है वो ऑपरेटिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कि एक बेच के रूप में प्रोसेस दी जाती है। जैसे बेच बनाते हैं हमारे क्लास में कि ये एक बेच है, ये दूसरा बेच है, ये तीसरा बेच है, या फिर 2017 का बेच, 2018 का बेच, 2019 का बेच। उसी तरीके से एक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस को मिला के क्या कर दिया जाता है, एक बेच बना दिया जाता है और उसे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसको उसके ऊपर अपने हिसाब से काम करता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे चला जाता है। द्वितीय पीढ़ी में हमारे पास भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? इस पीढ़ी में जो भाषा विकसित हुई थी वो थे मेरी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। अब आप बोलोगे कि सर कंप्यूटर तो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज जानता है, असेंबली कैसे, असेंबली लैंग्वेज पे वो कैसे काम करेगा? तो ये बात सही है कि कंप्यूटर हमेशा किस पे काम करेगा, मशीनी भाषा पे काम करेगा। लेकिन हम सारा काम हम मशीनी भाषा पे नहीं कर सकते, तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक क्या बनाएगी, दूसरी भाषा बनाएगी, असेंबली भाषा। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो असेंबली लैंग्वेज थी वो इंसान जानता था, दूसरा मशीनी भाषा कौन जानता था, कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता था, मशीनी। मशीनी क्या थी मेरी, 0 और 1। असेंबली भाषा क्या थी, एक तरीके से कुछ विशेष कोड थे, विशेष कोड, विशेष कोड जिनको न्यूमोनिक कोड भी उनको बोला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसा कोई इंटरमीडिएट हो जो क्या करे, असेंबली भाषा को बदल दे किसमें, मशीनी भाषा में। तो इसके जगह हमें क्या चाहिए, एक अनुवादक। किसकी आवश्यकता पड़ी, एक अनुवादक की। और वो अनुवादक था मेरा असेंबलर। क्या था, असेंबलर। मतलब यहाँ पे असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या बनाया गया, बदलने के लिए असेंबलर बनाया गया, असेंबलर बनाया गया। क्या हुआ, असेंबली भाषा है लेकिन कंप्यूटर कौन सी जानता है, मशीनी भाषा। तो एक ऐसा माध्यम चाहिए जो क्या करे, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल दे। तो वो जो था मेरा, वो क्या था मेरा, असेंबलर था। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर था या हार्डवेयर था? असेंबलर एक मेरा सॉफ्टवेयर था। याद रखना, असेंबलर क्या था मेरा, एक सॉफ्टवेयर था, ना कि हार्डवेयर। अब इसके अंदर प्रोसेसर ट्रांजिस्टर थे, आविष्कार विलियम शाक्ले व जॉन वार्डिन ने किया था। ये पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक कोर कौन सी जनरेशन में हमारे पास है, तो सेकेंड जनरेशन में। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास पूरी तरीके से कौन सी जनरेशन में आ गया था, सेकेंड जनरेशन में। भाषा कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास आई थी। लेकिन असेंबली को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, असेंबलर, एक अनुवादक जो है वो बनाना पड़ा, जो क्या होता है मेरा, एक सॉफ्टवेयर होता है। ये हो गई मेरी सेकेंड जनरेशन। अब चलते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी हमारी द्वितीय पीढ़ी कब खत्म हुई थी, 1964 में। तो ये कहां से स्टार्ट होगी, 1965 से लेके 1974 या 75, दोनों इसमें बोल सकते हैं। इस पीढ़ी में हमारे पास प्रोसेसर की जगह
प्रोसेसर के रूप में हमारे पास आई आईसी। ये वो जनरेशन थी या वो पीढ़ी थी जिसने कंप्यूटर की दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरीके से क्या ला दी, पूरी तरीके से क्रांति ला दी, जिसने पूरे कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसको ही बदल के रख दिया। यानी अगर हम बात करें कंप्यूटर के विकास की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो निभाई है हमारी तीसरी पीढ़ी ने। तीसरी पीढ़ी में भी इसका क्रेडिट जाता है दो व्यक्तियों को जिन्होंने क्या किया था, आईसी का विकास किया था। वो दो व्यक्ति कौन थे? सेंट किल्बी व रॉबर्ट नाइस ने किया। आईसी का आविष्कार किसने किया? सेंट किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने किया। इन दो व्यक्तियों की बदौलत क्या हुआ, पूरे कंप्यूटर की पीढ़ी में या कंप्यूटर में एक पूरी तरीके से क्या आ गई, क्रांति आ गई। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप होती है, ठीक है, किस तरीके से होती है, जैसे ये था मेरा सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी इस तरीके से। इसके बाद क्या है, मेरा ट्रांजिस्टर आया। तो ट्रांजिस्टर किस तरीके का होता था, इस तरीके का होता था। उसके बाद आईसी जो है वो एक इस तरीके से चिप आती थी जिसके नीचे चारों तरफ पिन लगी रहती, इस तरीके की चिप आती। ये कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो चिप थी ये बनी होती थी सिलिकॉन की, सिलिकॉन धातु से ये मेरी चिप है वो बनी हुई होती थी। इसने क्या किया, इसने क्या किया, तारों की अंतर संबंधता समाप्त कर दी। तारों या वायर, वो रात वाले नहीं है, वायर तार जो होते हैं, तारों की अंतर संबंधता समाप्त कर दी, समाप्त कर दी। यानी कि ट्रांजिस्टर भी एक मेरी सेमीकंडक्टर डिवाइस थी और आईसी भी मेरी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की जैसी है। तो क्या हुआ, जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर थे वो जितना काम करते थे, तो एक क्या काम किया गया कि बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिला के, उसकी जो शक्ति थी ट्रांजिस्टरों की उनको मिला के क्या बना दिया गया, आईसी बना दी। जिससे क्या हुआ, तार जो थे मेरे उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो गई, उनके आपस में जो संबंध थे उनको एक तरीके से समाप्त ही कर दिया गया। जिससे क्या हो गया, कंप्यूटर की साइज है वो भी मेरी क्या आने लगी, छोटी आने लगी। जब कंप्यूटरों की साइज छोटी होने लगी तो क्या होगा, लोग घरों के लिए भी खरीदने लगेंगे। तो ये वही जनरेशन है जिसमें सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बना, प्रथम पर्सनल कंप्यूटर। जो प्रथम पर्सनल कंप्यूटर आया वो भी मेरा कौन सी पीढ़ी में आया था, तीसरी पीढ़ी में आया था, जिसका नाम था पीडीपी। कंप्यूटर का नाम था PDP-08। पीडीपी क्या होता है, पीडीपी होता है मेरा प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। पीडीपी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, जो कि मेरा क्या था, फर्स्ट पीसी या फर्स्ट प्रथम पर्सनल कंप्यूटर जो था वो मेरा इसी पीढ़ी में आया। इसको बनाया किस कंपनी ने, इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी मेरी डीईसी ने बनाया। PDP-08 को किसने बनाया, डीईसी ने बनाया। डीईसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल, डीसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट
इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक कंपनी थी जिसका क्या नाम था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसने क्या था, पहला कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर पहला वो इन्होंने बनाया था। तो एक बार देख लेते हैं, प्रोसेसर आईसी आया था जिसे सेंट किल्बी ने बनाया और रॉबर्ट नाइस ने मिलकर बनाया। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन से बनी होती है। क्या क्या, तारों की अंतर संबंधिता इसने समाप्त कर दी, यानी कि जो पहले मेरा बड़ा जगह कवर करता था प्रोसेसर, उसकी साइज क्या कर दी इसने, छोटी कर दी। इसी पीढ़ी में मेरे पास सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर है जिसका नाम था PDP-08, जिसका नाम है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 08। इसे बनाया किसने था, DEC ने बनाया। DEC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। अब आगे चलते हैं इसी पीढ़ी में। अब बात करते हैं कि इसमें मेरे पास मेमोरी की कौन सी डिवाइसेस आ गई थी। बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी के रूप में आ गई थी मेरे पास इस समय मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, पहले क्या था, मैग्नेटिक कोर था और उसके बाद क्या आ गए मेरे, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क है वो बनाने वाली कंपनी थी मेरी IBM। यानी कि हम आज के टाइम में जो भी मैग्नेटिक डिस्क काम में ले रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई या फिर पेन हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क, SSD वगैरह, जो भी मैग्नेटिक डिवाइसेस है वो सारी किसी की देन है, IBM की देन है। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म। मैग्नेटिक डिस्क है वो मेरे पास आ गई थी, IBM ने इसे बनाया था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है इस पीढ़ी की भाषाएं। इस पीढ़ी में मेरे पास जो भाषाएं थी वो थी फोरट्रान। फोरट्रान एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी, फोरट्रान। फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है। यह किसके लिए काम में ली जाती है, गणित में काम में आती थी। गणित के या मैथ के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए कौन सी लैंग्वेज मेरे काम में आती थी, वो थी मेरी फोरट्रान। इसके बाद इसी पीढ़ी में एक और भाषा है मेरे पास, कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो भाषा थी ये मेरे किसके लिए काम में ली जाती थी, व्यवसाय बोल सकते हो या बिजनेस या वाणिज्य के क्षेत्र में। दो भाषाएं इसकी जो प्रमुख हैं वो कौन सी थी मेरी, फोरट्रान थी और एक कोबोल थी। फोरट्रान जो है मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशन के लिए अगर हमें कोई भी कोड या प्रोग्राम बनाने होते तो फोरट्रान को काम में लिया जाता था। अगर बिजनेस या वाणिज्य के पर्पज के लिए अगर मुझे कुछ भी तैयार करना होता तो किसको काम में लिया जाता, कोबोल को काम में लिया जाता। इसी के साथ कि एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जाए जो कि क्या कर सके, मैथ के जो प्रोग्राम है वो भी उससे सॉल्व हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और व्यवसाय प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नींव रखी गई थी सी भाषा की। सी भाषा जो कि वर्तमान में काफी प्रचलन में है, ठीक है। एक तरीके से ये एक बेसिक भाषा है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हो तो उनकी प्राथमिकता या प्रायोरिटी यही रहती है, प्रायोरिटी कि वो आपको सबसे पहले कौन सी भाषा सिखाएं, सी भाषा सिखाई जाए। तो यहाँ पे नींव रखी जा चुकी थी किसकी, सी भाषा की।
इसके अलावा एक और लैंग्वेज PL1। PL1 क्या थी मेरी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट या ये लैंग्वेज भी मेरी इसी टाइम पे आई। एक और लैंग्वेज मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क IBM पढ़ लिया है। एक और भाषा आई मेरे पास इसी टाइम पे BCPL। BCPL होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है मेरा? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या काम आती थी? एक तरीके से दूसरी और अन्य जो लैंग्वेज हैं उनको बनाने के लिए इस लैंग्वेज को काम में लिया जाता था। ये जो सारी भाषाएं थी मेरी, ये सारी भाषाएं कैसी थी मेरी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषाएं। ये BCPL, फोर्ट्रान, कोबोल, CEPL उन सारी कैसी थी मेरी? एक उच्च स्तरीय भाषाएं थी। तो उच्च स्तरीय भाषाओं के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक अनुवादक की आवश्यकता है, वो हमें पड़ेगी। तो इसी पीढ़ी में अनुवादक जो आए मेरे पास, अनुवादक जो क्या करेंगे? इन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेंगे? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कौन से आए मेरे पास? इंटरप्रेटर व कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर को भी हम आगे के टॉपिक में अलग से क्लास में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार बता देता हूं शॉर्ट में क्या होते हैं। जो भी हम विशेष कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जबकि जो कंपाइलर है वो क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके एक साथ कन्वर्ट कर देगा। ये होता है मेरा पूरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो BCPL, फोर्ट्रान, कोबोल, CPL1 ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो इसको एक ऐसा इंटरमीडिएट चाहिए, एक ऐसा माध्यम चाहिए कि जो इनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दे। तो वो क्या होगा? मेरा अनुवादक। तो उसके जगह पे किसको काम में लिया गया? इंटरप्रेटर व कंपाइलर को। ये दोनों भी क्या थे? सॉफ्टवेयर थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या सभी? तो उसका आंसर क्या होगा? असेंबलर होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सी भाषा को अगर हमें मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो किसको काम में लेंगे? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब तीसरी पीढ़ी से जो मैंने यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा, वहां से जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछे जा सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी की भाषाएं कौन कौन सी है, निम्न में से कौन सी भाषा है वो तीसरी पीढ़ी की भाषा है। आईसी जो है किस धातु की बनी होती है? आईसी का आविष्कार किसने किया? और इसके अलावा और क्या था? पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था PDP-08। किस कंपनी ने बनाया? उसको बनाया था DE सीनियर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी पीढ़ी में हमें और क्या नई चीज मिली जिसकी वजह से हम आज मानते हैं कि इस पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा इसी पीढ़ी में है वो क्या आया था? प्रथम मॉनिटर। विश्व का प्रथम मॉनिटर भी इसी पीढ़ी में आया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला मॉनिटर कौन सी पीढ़ी में आया था, तो वो कौन सा हो जाएगा मेरा? तीसरी पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी। हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसकी जो लैंग्वेज थी तो उसको क्या किया? उसका जो मानकीकरण किया था फोर्ट्रान और कोबोल का, उसको क्या था?
ANSI ने मानकीकरण किया। मानकीकरण किया का मतलब है जैसे फोर्ट्रान और कोबोल जो मेरी लैंग्वेज थी उनको कि कोई भी यूज कर सकता है और क्या उनके नियम होंगे, क्या उसकी सीमाएं होंगी, तो वो निर्धारित किसने किए थे? ANSI ने किए थे। ANSI की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने क्या किया था? उसका सबसे पहले मानकीकरण किया था। इस पीढ़ी में जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो थर्ड पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक बल्क में कुछ प्रोसेस दे देते हैं। वो क्या करता है, उन प्रोसेस को अलग अलग टाइम उनको दे देता है, टाइम में बांट देता है और फिर उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है और नेक्स्ट प्रोग्राम में है वो चला जाता है। तो ये थी तीसरी पीढ़ी से कुछ बनने वाली महत्वपूर्ण बातें। पिछली बार बैंक में एक क्वेश्चन आया था इसी से संबंधित कि विश्व की प्रथम भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आया होगा कि मशीनी लैंग्वेज, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन था कोबोल, बी सी लैंग्वेज, डी एसक्यूएल और ए बी सी और डी आ गया मेरा फोर्ट्रान। यहाँ पे क्या हुए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी थी, बाइनरी भाषा थी, जैसे जो 0 और 1 पे काम करती थी। लेकिन एग्जामिनर क्या हो गया, आजकल ज्यादा समझदार हो गया, तो उसने क्या किया, उसका ऑप्शन ही नहीं दिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि कंप्यूटर जब बनाया गया था तो कंप्यूटर बनाने का क्या उद्देश्य था? कंप्यूटर बनाने का उद्देश्य था गणनाएं करना। कंप्यूटर शब्द का मतलब भी क्या होता है, गणना करना, और कंप्यूटर गणना करने वाला यंत्र। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गणना से संबंधित है या मैथ से संबंधित है? तो वो है मेरा फोर्ट्रान। कौन सा है? फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो किसके लिए काम में आता है, मैथमेटिकल पर्पज के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरा, फोर्ट्रान है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थर्ड पीढ़ी की तरफ, सॉरी फोर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हमारी कब पूरी हुई थी? 1975 में। तो ये कहां से स्टार्ट होगी? 1975 से। 1975 से लेके 1989 तक ये पीढ़ी है वो मेरी चली। इस पीढ़ी में क्या हुआ, हमारे पास जो पहले क्या थे, आईसी हम काम में ले रहे थे, इसमें प्रोसेसर की जगह पे हमारे पास क्या आया, इसमें प्रोसेसर के रूप में हमारे पास है वो आया LSI और VLSI। LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमने जो पढ़ा था कि आईसी है वो क्या किया उन्होंने, तार बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह की शक्ति मिला के क्या बनाया, मेरा एक आईसी बनाया था। अब क्या क्या बहुत सारी लाखों आईसीज को मिला के, लाखों आईसीज को मिला के क्या बना दिया, मेरा एलएसआई बना दिया। यानी कि पहले जो लाख आईसी मिलके जो काम करती थी वो एक सिंगल एलएसआई है वो काम उसको पूरा कर देती थी। और वीएलएसआई इसमें क्या थे, 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से अधिक आईसीज को मिला के क्या गया, मेरा वीएलएसआई बनाया गया। यानी कि जैसे 10 कंप्यूटर है, या फिर ये मान लो कि 1 लाख कंप्यूटर है, वो जो काम कर रहे हैं उनमें समय क्या लगी, आईसी लगी है। वो जितना काम कर रहे हैं उतना काम वो जो जिसमें एक एलएसआई लगी है उतना काम वो क्या कर सकता था, अकेला है वो कर सकता था। तो इसमें एक तरीके से जो प्रोसेस की स्पीड थी और कंप्यूटर के आकार है वो और छोटे होते गए। एक चीज ध्यान में रखना, जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गई प्रोसेसर और कंप्यूटर का आकार क्या होता गया, छोटा होता गया। इसी जनरेशन में बात करते हैं कि मेमोरी के लिए हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस थी। तो मेमोरी के लिए इस टाइम पे आ चुकी थी मेरी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, ये आप एक बार मेमोरी वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क किसकी देन है, हमारे चतुर्थ पीढ़ी की देन है। अब बात करते हैं, ये तो होगी मेमोरी की डिवाइसेस, बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो महत्वपूर्ण 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस समय मेरे पास मार्केट में आ गए थे। वो कौन कौन से हैं, एक तो है विंडोज, जो किस कंपनी बनाती है, जिसको कौन सी कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस। एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मेरा आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आईमैक भी बोलते हैं, आईमैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी की देन है, तो चतुर्थ पीढ़ी की है वो देन है। इसमें जो लैंग्वेज आई मेरी, भाषाएं कौन कौन सी आई, भाषाएं थोड़ी एडवांस लेवल की भाषाएं हैं वो मेरे पास आ चुकी थी, जैसे C++, SQL और DBMS जैसी लैंग्वेज है वो मेरे पास आ चुकी थी। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनके भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कुछ जो कमांड्स हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनमें से भी, DBMS में से और SQL में से भी। तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और DBMS की क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए उसके लिए काम में आते हैं, जबकि C++ है वो कोई भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डिजाइन अगर हमें करना है तो C++ भाषा को काम में लिया जाता है। इसी पीढ़ी में हमारे पास जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी नींव रखी जा चुकी थी, जिसकी वजह से आज मैं और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं और आप अपना नॉलेज मुझसे शेयर कर रहे हैं, उसकी नींव रखी गई थी। और वो क्या था, मेरा नेटवर्क। चतुर्थ पीढ़ी की देन क्या है, मेरा नेटवर्क। 4th जनरेशन में हमारे पास नेटवर्किंग की दो टेक्नोलॉजी हमारे पास
आ चुकी थी। एक था लैन, दूसरा था मैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन क्या होता है? मेट्रोपोलियन नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एरिया यानी एक ही बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना क्या होगा? मेरा लैन होगा। कि एक ऑफिस है एक बिल्डिंग में जिसमें से 10 कंप्यूटर रखे हैं, 10 कंप्यूटर को इस तरीके से जोड़ा गया कि वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्स जो है, संसाधन है उनको उपयोग को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए किसको बनाया गया? लैन को बनाया गया। इसी का जो पार्ट है नेटवर्किंग का ही मेन, यानी कि एक शहर के जितने भी कंप्यूटर हैं, एक शहर है जहाँ पे 2-3 ऑफिस हैं, उन 2-3 ऑफिस को मिला के ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है डेटा को शेयर करने के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास इस समय पे आ चुकी थी। लैन और मैन ये दो ही टेक्नोलॉजी हमारे पास आई थी इस समय तक। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, वो हमारे पास नहीं आया था। लैन मैन वगैरह को, नेटवर्किंग को हम नेटवर्किंग क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है 5वीं पीढ़ी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 5वीं पीढ़ी। वो चतुर्थ पीढ़ी हमारी कहां पे खत्म हुई थी? 1989 पे। तो ये कहां से स्टार्ट होगी? 1989 से लेके वर्तमान समय तक हमारे पास क्या है? ये 5वीं पीढ़ी हमारे पास आ चुकी है। अभी हम कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर काम में ले रहे हैं? तो वो होगा मेरा 5वीं पीढ़ी के। इसमें प्रोसेसर के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी वो थी ULSI। ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारी आईसी को मिला के क्या बनाया गया? LSI बनाया गया या VLSI बनाया गया, और बहुत सारे VLSI को मिला के क्या बना दिया गया? ULSI बना दिया गया। यानी कि एक जो माइक्रो प्रोसेसर हम आज के टाइम में काम में ले रहे हैं वो हमारा क्या है? एक तरीके से ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि हजारों लाखों करोड़ों सर्किट है उसके अंदर हमारे बने हुए जो कि हमारे प्रोसेसिंग के लिए काम करते हैं। इसके बाद इसमें जो भाषाएं थी, भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं हैं वो मेरे पास इस समय आ गई थी, जिसमें कौन कौन सी थी? PHP पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज। इसके अलावा जावा, .NET एटसेट्रा। ये लैंग्वेज है वो मेरे पास आ चुकी थी, जो कौन सी पीढ़ी की देन है? 5वीं पीढ़ी की देन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पीढ़ी का वो मेरा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल में काम में लेते हैं वो किसी की देन है? 5वीं पीढ़ी की ही देन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आए हमारे पास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से है एक है मेरा वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। यानी इंटरनेट बोल सकते हैं, या पूरे विश्व के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का कॉन्सेप्ट है वो उसकी नींव रखी जा चुकी थी, उसकी शुरुआत रखी जा चुकी थी किसके द्वारा? वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क। टेक्नोलॉजी चैप्टर में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी मेरा 5वीं पीढ़ी में ही विकसित हुआ। और क्या आया 5वीं पीढ़ी में? ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी को मेल
लिख सकते हैं, वो भी मेरा इसी पीढ़ी में आ गया था। तो ये हमारी थी आज के जो हमारा जनरेशन का टॉपिक था वो हमारा पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। थैंक यू।